हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो कल हमने जहाँ पर वीडियो स्टॉप किया था, पॉज किया था, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्बेरियम हमें पढ़ना था। देखिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्बेरियम क्या है कि हार्बेरियम की महत्वता क्या है। हमने जाना कि हार्बेरियम होता क्या है। एक टेक्सोनॉमिक एड है जो हमें हेल्प करता है एक ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के लिए, लाइक हमारे प्लांट स्पेसिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है महत्वता। तो देखिए, सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। ये आपको बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड मतलब कि जैव विविधता रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हार्बेरियम के पास इतनी कलेक्शंस होते हैं प्लांट के कि आप उससे बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हो कि हमारे पौधों में कितनी विभिन्नता है। ठीक है, हमारे जो पौधे हैं उसमें हर एक तरीके से विभिन्नता आपको दिखाई देगी। आपको स्टेम्स में डिफरेंसेस दिखाई देंगे, आपको लीव्स में डिफरेंसेस दिखाई देंगे। कोई फ्लावर जो है वो 4 पेटल्स का बना दिखेगा, कोई मल्टीपल पेटल्स का, कोई 3 पेटल्स का। तो इस तरीके से आप एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करते हो जब आप हार्बेरियम तैयार करते हो तो। ठीक है, तो हार्बेरियम आपको बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। सेकेंड, ये आपको टेक्सोनॉमिक रेफरेंसेस देता है। ये हेल्प करता है प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में और उसके क्लासिफिकेशन में। ठीक है, देन क्योंकि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसमें काफ़ी सारी प्लांट डाइवर्सिटी है और इस हार्बेरियम शीट में आपने काफ़ी सारे प्लांट्स को प्रिजर्व किया हुआ है, तो इस वजह से साइंटिस्ट जो होते हैं इस हार्बेरियम का यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं और डिफरेंट टाइप के जो भी फेनोमेनन्स हैं या डिफरेंट स्पीसीज़ हैं उनकी डिस्कवरी करते हैं। द फोर्थ वन इज़ कंजर्वेशन। आप जब एक हार्बेरियम को बना रहे हो, जब उसे आप तैयार कर रहे हो, तो आप उसमें प्लांट स्पीसीज़ को ला के लगा रहे हो, तो आप उसे क्या कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो। आप उसे अपनी निगरानी में रख रहे हो, उसका संरक्षण कर रहे हो। सेकेंड, द लास्ट वन इज़ योर एजुकेशन। ऑब्वियसली हार्बेरियम इज़ अ लाइक वेरी गुड सोर्स ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स है हमारे एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप इस हार्बेरियम की वजह से बहुत कुछ अपने ही आप आपके सराउंडिंग में जितने प्लांट्स हैं उनके बारे में आप जान सकते हो, उनके बॉटनिकल नेम जान सकते हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक जान सकते हो। हमने पढ़ा था कि क्या क्या आप हार्बेरियम में, देखिए हमने पढ़ा था ना, सी हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, आप हार्बेरियम में क्या क्या लिखते हो। आप नंबर, कौन से नंबर का आपने प्लांट लगाना, अब हार्बेरियम शीट में आप लगा रहे हो, फिर आप डेट ऑफ कलेक्शन लिखोगे, फिर नेम ऑफ द प्लांट, फिर फैमिली, हैबिटेट, लोकेलिटी, एल्टीट्यूड, रिमार्क। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, जब आप सब्जेक्टिव की कॉपी लिखना तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर हार्बेरियम आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके एग्जामिनर पर। ओके, ये सब कुछ मैं इंक्लूड करती हूँ यही सोच के कि आप इसको क्या करोगे, अपनी कॉपीज़ में जा करके उतार के आओगे। द सिक्स वन इज़ योर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये आपको इंसाइट प्रोवाइड करता है पास्ट इकोसिस्टम का। काफ़ी सारे प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो अभी भी बहुत लोगों ने जब हार्बेरियम तैयार किया हुआ है तो उसमें उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बट वो पहले हुआ करते थे, तो पास्ट इकोसिस्टम का एक इंसाइट आपको मिल जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हार्बेरियम स्पेसिमेंस। जब आप प्लांट स्पेसिमेंस को आप हार्बेरियम में रख रहे हो तो बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनका यूज़ आप फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल ही हो गया, तो उसमें काफ़ी सारे ये प्लांट जो हैं वो यूज़फुल होते हैं। तो उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए और उस पर वर्क करने के लिए हार्बेरियम एक बहुत अच्छा रिसोर्स माना जाता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्बेरियम, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट हार्बेरिया जो कि हमारे इंडिया में पाया जाता है। ओके, सो इन इम्पॉर्टेंट हार्बेरिया का जो नेम है वो मैंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के साइट से इसे हमने लिया हुआ है, आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ द सेंटर एंड यूनिट्स दिखाई देगा, फिर आप रीजनल यूनिट सेंटर। ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है, डेट ऑफ इनिशिएशन, फिर एक्रोनिम्स की जैसे आप कैल बोलोगे तो आपको यही चीज़ें पता होनी चाहिए, MH बोलोगे तो ये वाला रीज़न होगा। इस तरीके से आप एक्रोनिम्स भी देख रहे हो और कहाँ उसमें कितनी सारी स्पीसीज़ हैं। ठीक है, स्पेसिमेंस कितने हैं हमारे प्लांट के, आपको वो देखने को मिलेगा। द फर्स्ट वन इज़ योर सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, जिसमें आपको 20 लाख,
ठीक है, 20 लाख प्लांट स्पेसिमेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर साउदर्न रीजनल सेंटर जो कि कोयम्बटूर में है, ये इसमें आपको 2,80,000 देखने को मिलेंगे स्पेसिमेन। फिर ईस्टर्न रीजनल सेंटर जो कि शिलोंग में है, असम, ठीक है, 2,60,000। एंड वेस्टर्न रीजनल सेंटर जो कि आपके पुणे में है, वहाँ पर आपको 1,75,000 मिलेगा। कैसे याद कर सकते हो? अगर लिखना हो, अगर मन हो तो आप कैसे याद कर सकते हो? देखो, आपको याद रखना है साउथ, देखो आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्टर्न रीजनल सेंटर, वेस्टर्न रीजनल सेंटर, साउदर्न एंड सेंट्रल, ठीक है। सेंट्रल आपका हावड़ा में है, ठीक है, अब इसे आप जो भी पढ़ो, हावड़ा पढ़ो, हावड़ा पढ़ो, जो भी है। साउदर्न में आपका जो साउदर्न है वो कोयम्बटूर में है, ईस्टर्न आपका शिलोंग में है, वेस्टर्न आपका पुणे में है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर मैं नॉर्दर्न की बात करूंगी, क्योंकि हमने ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न देख लिया, अब हम नॉर्दर्न की बात करेंगे। सेंट्रल वाला याद रखना, देखो मैं बता रही हूँ, एक सेंटर में हो गया, फिर आप ऐसे 4 दिशाएं जानते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सेंटर याद कर लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे चारों आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। नॉर्दर्न कहाँ पर है? तो नॉर्दर्न जो है वो देहरादून में है। फिर सेंट्रल रीजनल आपको इलाहाबाद में भी देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलेगा। एरिड जोन रीजनल सेंटर आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। सिक्किम हिमालयन रीजनल सेंटर गंगटोक में देखने को मिलेगा। एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्पेसिमेंस, तो ये आप देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडिया म्यूजियम देखने को मिलेगा कोलकाता में। फिर अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर आपको ईटानगर में देखने को मिलेगा। डेक्कन रीजनल सेंटर हैदराबाद में। हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयन रीजनल सेंटर आपको सोलन में देखने को मिलेगा। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट हार्बेरिया जो कि आपको पढ़ना था। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉटनिकल गार्डन. We already discussed about the herbarium, a large portion of your syllabus. Now अब हम बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। बॉटनिकल गार्डन्स ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर एक ऐसा घर होते हैं, मान लो, ठीक है, जहाँ पर आपको प्लांट के बहुत सारे स्पीसीज के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। क्या बोला मैंने? बॉटनिकल गार्डन एक आप ऐसा घर मान लो, एक ऐसा घर है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लांट स्पेसिमेंस के लाइक होती है ना, उनमें डाइवर्सिटी, इतने सारे प्लांट स्पेसिमेंस देखने को मिलेंगे कि आप खुद भी आप अचंभित रह जाओगे कि भाई इतने प्लांट होते हैं क्या, ठीक है। हमने बहुत कम ही प्लांट देखे, हमने ओलियंडर मुश्किल से देखा होगा, हमने रोज़ देखा है, हमने डहलिया देखा है, जैस्मीन देखा है। वो तो बॉटनिकल लाइक होते हैं ना, जो लोग बॉटनी क्या, जो लोग प्लांट लवर होते हैं उन्होंने बहुत सारे देखे होंगे, बट जो नहीं होते हैं उनको तो मुश्किल से 2-3 में भी इंटरेस्ट आता है। तो अगर वो चले जाएं बॉटनिकल गार्डन में तो उन्हें तो ऐसा लगेगा भाई इतने प्लांट होते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन एक ऐसे हाउस होते हैं, एक ऐसा घर है जहाँ पर आपको बहुत सारे पौधे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी विभिन्नता उन पौधों में देखने को मिलेगी। क्यों बनाया गया है बॉटनिकल गार्डन? तो सबसे पहले तो भाई टैक्सोनॉमिक एक एड है, ठीक है। इनके द्वारा आप टैक्सोनॉमी लाइक नेमिंग में, उनके कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन इसमें हेल्प करता है बॉटनिकल गार्डन। तो बनाया क्यों गया है? कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, कि हम प्लांट को कंजर्व करके रख सके, हम संरक्षण कर सके उनका, हम रिसर्च मतलब कि शोध कर सके, एजुकेशन पर्पस शिक्षा पा सके हम प्लांट्स के लिए बारे में, और प्रदर्शन डिस्प्ले, बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी देखो आते हैं बॉटनिकल गार्डन घूमते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन, रिसर्च, एजुकेशन एंड डिस्प्ले, दीज 4 आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम बॉटनिकल गार्डन हम जो है बनाते हैं, ठीक है। ये टिपिकली फीचर लेबल्ड प्लांट इसमें आपको देखने को मिलता है, प्लांट रखा हुआ है और उसके बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ देखने को मिलता है। और लोकल एंड एक्जॉटिक स्पीसीज, एक एरिया का जो लोकल स्पीसीज है वो भी वहाँ रखा जाएगा, और जो कहीं बाहर से अगर किसी स्पीसीज प्लांट की हमने लेके आए हैं हम, तो हम उसे भी बॉटनिकल गार्डन में रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्लांट्स, लोकल प्लांट्स हैं, उन्हें भी रखा जाएगा। प्लस अगर कोई बाहर से कोई किसी और स्टेट से या किसी और देश से हम कोई प्लांट लेके आते हैं तो उसे भी उस बॉटनिकल गार्डन में रखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बॉटनिकल गार्डन में लोकल और एक्जॉटिक दोनों ही प्लांट स्पीसीज जो है वो रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन्स इंडिया में कौन कौन से हैं। तो ये भी मैंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के ही साइट से उठाया है, लिया है आपके लिए, ठीक है। तो पहला है AJC बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है। फिर सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी जो कि हावड़ा में है, आई डोंट नो इसे हावड़ा में क्या पढ़ूँ, हावड़ा पढ़ते हैं आई थिंक इसे, हावड़ा, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। फिर सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम हावड़ा में है। फिर अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर, ईस्टर्न रीजनल सेंटर शिलोंग, फिर वही बात है सिक्किम हिमालयन रीजनल सेंटर गंगटोक, सेंट्रल रीजनल सेंटर इलाहाबाद, नॉर्दर्न रीजनल सेंटर एरिड, ये सब हमने अभी ऊपर देखा है, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडियन रिपब्लिक नोएडा, फिर उसके बाद हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न रीजनल सेंटर सोलन, ठीक है। फिर हमने जैसे हार्बेरियम की इंपॉर्टेंस की बात की, वैसे हम इंपॉर्टेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन देखेंगे। द फर्स्ट वन इज योर कंजर्वेशन, द सेकेंड रिसर्च एजुकेशन, एंड एक और कौन सा था, डिस्प्ले, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। कंजर्वेशन क्या है, बॉटनिकल गार्डन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज जो कि विलुप्त होने वाली हैं, जो खतरे में है, उन स्पीसीज को हम क्या करते हैं, एक सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और उनके प्रोपगेशन के लिए पूरी तरीके से इंतजाम करते हैं कि वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाए। जब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से करेंगी तो वो क्या होंगी, बढ़ेंगी और हम उसे कंजर्व करके रख पाएंगे। रिसर्च के लिए ये जो गार्डन्स होते हैं, यहाँ पर इन्हें हम लिविंग लेबोरेटरी की तरह काम करते हैं। जो बॉटनिस्ट होते हैं वो इन्हें लिविंग लेबोरेटरी की तरह मानते हैं। यहाँ पर रिसर्च करते हैं, प्लांट की स्टडी करते हैं, उनके इंटरेक्शंस को समझते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ एक प्लांट का क्या इंटरेक्शन है, कैसे वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है पर्यावरण के साथ, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद न्यू कल्टीवेशन टेक्निक्स के बारे में हम इस बॉटनिकल गार्डन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स का हम डिस्कवरी कर सकते हैं। एजुकेशन, बॉटनिकल गार्डन्स ऑफर करता है एजुकेशनल प्रोग्राम, रिसोर्सेज विजिटर्स के लिए, जितने भी टूरिस्ट हो गए, विजिटर्स हो गए, हर एक एज ग्रुप में जो भी सीखना चाहते हैं, प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी डाइवर्सिटी, उनकी विभिन्नता, उनके इम्पॉर्टेंस, इकोसिस्टम में हमारे प्लांट की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। तो एक एजुकेशन जो है वो भी प्रोवाइड हमारा बॉटनिकल गार्डन करता है फॉर ऑल द एज ग्रुप, ठीक है। जितने भी एज ग्रुप हैं, ऐसा नहीं है कि आप बूढ़े हो तो आप बॉटनिकल गार्डन नहीं जा सकते हो, या आप बच्चे हो तो आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। जिसको भी जानने पहचानने का मन है, समझने का मन है, इकोसिस्टम में प्लांट के रोल को जानने का मन है, वो जा सकता है, ठीक है। फिर रिक्रिएशन क्या है, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के लिए ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं। ब्यूटीफुल एंड सेरेन स्पेस है पीपल के लिए बॉटनिकल गार्डन। आप इमेजिन करो, आप अपनी आंखें बंद करो, आप एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहां आप चारों तरफ हरियाली देख रहे हो, और जहाँ हरियाली होती है वहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है, इतनी सुकून देने वाली होती है कि आप खो जाओगे उसमें। तो एक ऐसी जगह इमेजिन करो जहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, आपको गुलाबी फूल, लाल फूल, पीले फूल और बहुत सारे नीले फूल, कितने सुंदर सुंदर फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप जहाँ तक देख रहे हो, जहाँ तक आपकी नजरें जा रही है, वहाँ तक केवल से केवल आपको फूल पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो जगह आप इमेजिन करो कि वो कितनी सुंदर, कितनी सुकून देने वाली जगह होगी। तो रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए, रिलैक्स के लिए, अपने नेचर के साथ कनेक्शन के लिए और हमारे प्लांट्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए भी बॉटनिकल गार्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रोल प्ले करता है, ठीक है। सो नाउ हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में। वी आर डन विद द हार्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। टेक्सोनॉमिक कीज़ ऐसे टूल्स हैं जो कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये टिपिकली इसमें आपको सीरीज ऑफ चॉइसेस मिलेंगे बिटवीन ऑल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक लीडिंग द यूज़र टू करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। लेट मी अगेन मेक इट ईजी फॉर यू, ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए टेक्सोनॉमिक कीज़ की हम बात करें, सिंपल टेक्सोनॉमिक की का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। कंसिडर कर लो, एक अपने दिमाग में सोचो कि आपके पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं, ठीक है। क्या 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट हैं? द फर्स्ट वन इज़ एप्पल, ओके, वेट अ मिनट, ओके। द फर्स्ट वन इज़ एप्पल, द सेकेंड वन इज़ बनाना, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ चेरी। इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है, मैं एक टेक्सोनॉमिक कीज वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, डज द फ्रूट हैव सीड इनसाइड? इसमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें जो सीड्स है वो अंदर है, फ्रूट के अंदर है? तो आप बोलोगे यस, देयर इज अ फ्रूट इन विच सीड्स आर इनसाइड, ठीक है। तो आपने बताया कि हाँ भाई, फ्रूट के अंदर है सीड, दैट इज बनाना, ठीक है। बनाना जो है उसके अंदर है सीड, उसके अंदर है, तो आपने बनाना को रिकॉग्नाइज कर लिया। कैसे किया? आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है कि हाँ भाई ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर सीड्स पाए जाएंगे ना। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ,
इज द फ्रूट रेड इन कलर? इसमें से विच ऑफ द फ्रूट इज रेड इन कलर? बताइए। तो आप बोलोगे एप्पल एंड चेरी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे चेरी, है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे चेरी, बहुत सारे लोग बोलेंगे एप्पल, बट होते तो दोनों ही है ना, होते तो दोनों ही रेड हैं। एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है उसके बेसिस पे जब आप, होता है ना, आप बांट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हो, उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आप उसे कहते हो टेक्सोनॉमिक कीज, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, रुको, मैं अभी जब सिंगल और मल्टी पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ पे और अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, दीज कीज जो हैं इनको स्ट्रक्चर किया जाता है एक ऐसे वे में that narrow down the possibility until a specific species or group is identified. They are invaluable for classifying and studying the diversity on life of Earth. टेक्सोनॉमिक कीज़ के लिए हम सिंगल एक्सेस और मल्टी एक्सेस का यूज़ करते हैं। सिंगल मतलब ही समझ में आ रहा है कि एक वन पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगा, एंड मल्टी एक्सेस आपको ये समझा रहा है कि माइट लीड टू द मल्टीपल पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरिंग फर्दर कैरेक्टरिस्टिक टू द नैरो डाउन टू द ऑप्शन। लेट मी क्लियर दिस पॉइंट। देखो, मैंने कल जो आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था मैं उसकी बात करती हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल एक्सेस की के बारे में बात करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मुझे याद आ गया। टेक्सोनॉमिक की को आप डाइकोटमस, ठीक है, आप इसे डाइकोटमस की भी बोलते हो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिंगल एक्सेस की के एग्जाम्पल की, ठीक है। सिंगल एक्सिस की आप इमेजिन करो सेम चीज़ जो मैंने कल इमेजिन करवाया था, ओक, पाइन, मैपल एंड विलो, या फिर आप जो भी ले लो, आज विलो ही ले लेते हैं। ये चार हैं, और चारों जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, आपको इसमें लीफ जो है उस पर ध्यान देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी लीव्स आर नीडल लाइक और स्केल लाइक, तो आप इसमें से ज़रूर कोई, मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दिया कि इन चारों में से कोई ऐसे ट्री का पत्ता है, कोई ऐसे पेड़ का पत्ता है जिसका पत्ता निडल लाइक है या फिर एक स्केल लाइक है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूँगी कि इन चारों में से किसकी लीफ जो है वो ब्रॉड एंड फ्लैट है। फिर मैं पूछूंगी, मैंने अभी आपके सामने क्या किया, मैंने आपके सामने लीफ के निडल की बात की कि लीफ जो है वो निडल लाइक है या फिर लीफ जो है वो ब्रॉड या फ्लैट है। फिर मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे पूछूंगी कि निडल्स क्लस्टर में पाए जा रहे हैं या निडल्स क्लस्टर में नहीं पाए जा रहे हैं। तो निडल्स जो है वो क्लस्टर में पाए जाते हैं पाइन में, ठीक है, और निडल्स क्लस्टर में नहीं पाए जाते हैं स्पर्स में, जो कि यहाँ पे नहीं है, हम पाइन की बात करेंगे, ठीक है। फिर आपसे मैं पूछूंगी लीफ जिसके पास लोब्स हैं, ठीक है, लीफ जिसके पास लोब्स हैं, तो आप बोलोगे कि ओक और मैपल। दीदी, ओक और मैपल जो है इसके पास लोब्स पाए जाते हैं, लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ कि किनके पास राउंडेड लोब्स हैं, तो आप बोलोगे कि दीदी राउंडेड लोब्स तो हमारे ओक में पाए जाते हैं। और किस में राउंडेड लोब्स नहीं पाए जाते हैं, किस में पॉइंटेड पाए जाते हैं, तो मैपल में पॉइंटेड पाए जाते हैं। इस तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करते जाते हो जिसके हिसाब से आप एक प्लांट को आइडेंटिफाई करते हो। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। आई एम आस्किंग यू कि लीव्स आर निडल लाइक और स्केल लाइक। मैंने आपसे क्या पूछा, पहला क्वेश्चन कि लीव्स आर निडल लाइक और स्केल लाइक, तो आप बोलोगे कि यस दीदी, निडल तो लाइक होता है, पाइन में होता है, ठीक है। और फिर मैं पूछूंगी कि अच्छा निडल्स जो है वो क्लस्टर में पाए जा रहे हैं किस में और किस में क्लस्टर में नहीं पाए जा रहे, तो आप बोलोगे दीदी क्लस्टर में, पाइन में पाया जाता है। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि लीव्स जिसके पास लोब्स हैं, तो आप बोलोगे कि यस दीदी, लोब्स जो होते हैं वो हमारे ओक में एंड मैपल में होते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि दीदी अच्छा फिर मैं आपसे पूछूंगी, दीदी नहीं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि राउंडेड लोब्स किस में पाए जा रहे हैं, तो ओक में पाए जा रहे हैं, पॉइंटेड मैपल में पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दिस की हम क्या कर रहे हैं, निडल लाइक लीफ जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, है ना, हम लोब्स का उपयोग कर रहे हैं, हम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि हमें क्या पता चल रहा है, हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है प्लांट को पहचानने के लिए।
पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन। नाउ एक एक कैरेक्टरिस्टिक की बात की ना मैंने निडल की बात की, दिस इज द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। मैंने लोब की बात की, दिस इज द सिंगल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वाई ये सिंगल एक्सिस में आएगा। बट मल्टी एक्सिस में क्या होता है, मल्टी एक्सिस में हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि आपके पास मैंने बोला लेट्स कंसिडर आइडेंटिफाइंग अ कॉमन गार्डन प्लांट्स यूजिंग अ मल्टी एक्सिस की, ठीक है। यू हैव अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अभी समझो, मैंने आपसे पूछा कि ऐसी लीफ जो कि ब्रॉड है, अब मैं लीफ की बात करूंगी, ये एक हो गया, ठीक है। लीफ की बात करूंगी, मैं फ्लावर कलर की बात करूंगी, मैं प्लांट हाइट की बात करूंगी, ठीक है। ये 3 मैंने लिया, तो ये मल्टीपल हो गया ना। इससे पहले मैंने केवल लीफ लिया था, लीफ की ही बात कर रहे थे ना कि लीफ निडल लाइक है, निडल क्लस्टर में है, लीफ में लोब पाए जा रहे हैं या नहीं, तो वहाँ मैंने केवल सिंगल एक्सिस में मैंने लीफ लिया था। बट यहाँ मैं मल्टीपल ले रही हूँ जिसमें लीफ, फ्लावर के कलर और प्लांट का हाइट, मैं ये मल्टीपल ले रही हूँ, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक ले रही हूँ, ठीक है। अब लीफ में मैं कैसे डिफाइन करूँगी कि लीफ जो है वो ब्रॉड है, निडल लाइक है, स्केल लाइक है, फ्लावर रेड है या येलो है, ब्लू है या वाइट है, प्लांट जो हाइट है वो शॉर्टर देन 1 फीट है या फिर मीडियम है 1 से 3 के बीच में, ठीक है, 1 से 3 फीट में, या फिर टॉल है हमारे 3 फीट से मतलब ज़्यादा है तो वो टॉल है। तो शॉर्ट, मीडियम और टॉल, ये प्लांट हाइट मैंने कंसिडर किया। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये आपके हर एक एग्जामिनेशन को हलवा क्लियर करता है जो कि बॉटनी एंड जूलॉजी से रिलेटेड है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ज़रूर से ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए कि आप एक प्लांट को पहचानो। क्या बोला, लीफ जो है वो ब्रॉड, या तो ब्रॉड होगी या तो निडल होगी या तो स्केल लाइक होगी, फ्लावर कलर में रेड, येलो, ब्लू और वाइट, प्लांट हाइट में शॉर्ट, मीडियम, टॉल, ठीक है। ये मैंने आपको मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक दिए, है ना, मैंने क्या किया, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक दिए। अब मैं बात करती हूँ, अब इसको आप कैसे पहचानोगे। तो मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है, ठीक है, जो मैरीगोल्ड प्लांट आप मान लो, तो मैरीगोल्ड का जो प्लांट होता है उसमें ब्रॉड लीव्स होती हैं, उनमें येलो फ्लावर होता है और वो मीडियम हाइट के होते हैं। तो इन 3 कैरेक्टरिस्टिक पे आपने डिस्क्राइब कर दिया कि मैरीगोल्ड इज द प्लांट जिसमें ब्रॉड लीफ पाई जाती हैं, येलो फ्लावर कलर होता है और मीडियम प्लांट हाइट होता है। देन आप आगे बढ़ोगे और आप सनफ्लावर की बात करोगे। सनफ्लावर में ब्रॉड लीफ पाई जाती हैं, उनमें येलो फ्लावर होता है और उनकी टॉल हाइट होती है, ठीक है। फिर आप डैंडेलियन की बात करोगे, इसमें ब्रॉड लीफ पाई जाती हैं, येलो, अगेन येलो फ्लावर होता है लेकिन उसकी शॉर्ट हाइट होती है। समझ गए। तो देख रहे हो 3 फ्लावर आपने 3 तरीके से बांट दिया। मैरीगोल्ड ब्रॉड लीफ, येलो फ्लावर, मीडियम हाइट। सनफ्लावर ब्रॉड लीफ, येलो फ्लावर, टॉल हाइट। डैंडेलियन ब्रॉड लीफ, येलो फ्लावर, शॉर्ट हाइट। तो बाय एंटरिंग broad leaf, yellow flower and medium height, the multi-axis key would point you to the marigold। समझ में आया। अभी और एग्जाम्पल दूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है बट दिस इज इनफ, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया हो। तो दिस इज अबाउट आवर टेक्सोनॉमिक कीज, ओके। सिंगल एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस। सिंगल एक्सिस में हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, और मल्टी एक्सिस में हम डिफरेंट टाइप के मल्टीपल्स हम पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ICN, द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। ICN इज योर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत बार पूछा जाता है ये MCQ में, तो प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा। द इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है। ये आउटलाइन करता है, आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है कि किस तरीके से प्लांट की नेमिंग की जानी चाहिए। सबसे पहले रैंक एंड नेम की बात करेंगे। ICN ने इस्टेब्लिश किया है हायरार्किकल रैंकिंग सिस्टम टू क्लासीफाई ईच प्लांट, जो कि स्टार्ट होता है किंगडम से एंड नीचे जाते जाते तक स्पीसीज तक आ जाता है। ईच जो रैंक होती है वो स्पेसिफिक नेम से क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। मैंने पढ़ाया था KPC ऑफ GS, है ना, मैंने पढ़ाया था KPC ऑफ GS। तो जब भी आप एक स्पीसीज का नेम रखोगे तो आपको किंगडम पता होना चाहिए, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन स्पीसीज। तो रैंकिंग एंड नेम आपको पता चल गया। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट वैलिड
पब्लिश्ड नेम होगा, जो भी पहले पहले जो नेम दिया जाएगा एक प्लांट या एनिमल को, तो फर्स्ट वैलिडिटी पब्लिश्ड नेम जो होगा उस टैक्सॉन का, वही क्या होगा, उसे मतलब हम प्रायोरिटी देंगे, उसे हम प्रायोरिटी देंगे और उसी नेम को हम स्टेबल मानते हुए चलेंगे। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं, प्राथमिकता का सिद्धांत। फिर बायनॉमियल सिस्टम में मैंने पढ़ाया है जीनस एंड स्पीसीज कि जो जीनस है वो आपका कैपिटलाइज्ड होना चाहिए और इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, लेकिन जो हमारा स्पीसीज होता है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, बट ये भी इटैलिसाइज्ड होंगे। ठीक है। फिर टाइप मेथड में मैं बात करूं तो अगर आप एक स्लाइड बना रहे हो तो आप जीनस एंड स्पीसीज जो है उसको इटैलिक में लिखोगे और हैंड रिटन लिख रहे हो तो आप उसको नीचे अंडरलाइन करोगे। ये तो मतलब इसकी बात हो गई, बायनॉमियल की बात हो गई। टाइप मेथड में फिजिकल स्पेसिमेन यूजिंग अ हार्बेरियम सैंपल सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट ऑफ टैक्सॉन नेम, दिस इंश्योर कंसिस्टेंट आइडेंटिफिकेशन। ऑथर साइटेशन क्या होता है, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने उस टैक्सॉन को डिस्क्राइब किया है, हम उसका नेम जरूर से जरूर लिखते हैं। कई जगह आप लीनियस का नेम लिखा हुआ आप देखते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज को लीनियस ने क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो हम ऑथर को क्या करते हैं, हम उन्हें सम्मान देते हैं। फिर वैलिड पब्लिकेशन टू बी कंसिडर्ड एज, आप एक प्लांट या एनिमल के जो नेम है उसको वैलिडिटी कर रहे हो, आप वैलिड मान रहे हो उसे, ठीक है, तो उसमें मस्ट मीट स्पेसिफिक पब्लिकेशन क्राइटेरिया आउटलाइन इन द ICN। इन सभी जो ऊपर ICN के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, तभी जा करके आप एक स्पीसीज का नेम जो है वो जो आप रखना चाहते हो वो रख पाओगे, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। तो याद रखना है कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नेम्स हमारे स्पीसीज को दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, ICN के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके दिए जाते हैं। ठीक है, NICN का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल नाउ। ठीक है, आपका फर्स्ट यूनिट जो है थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का वो ख़त्म होता है, कल से हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। एंड आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।